आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रामनगरी यानी कि अयोध्या में रहेंगे। सीएम योगी करीब 12 बजे अयोध्या पहुंचेंगे, जहां मुख्यमंत्री हनुमानगढ़ी और राम मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। इसके अलावा अयोध्या में चल रहे विकास कार्य का वो जायजा भी लेंगे। रामनगरी में प्राण प्रतिष्ठा के बाद उमड़े राम भक्तों के जनसैलाब को लेकर सीएम बैठक करेंगे और रामलला के दर्शन के बाद राज्यवार आने वाले अतिथियों के साथ ही वीआईपी और वीवीआईपी मेहमानों के दर्शन पूजन को लेकर भी आज वो समीक्षा करने वाले हैं। तो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर रहेंगे, जहां वो हनुमानगढ़ी के दर्शन पूजन करने के साथ ही रामलला के दरबार भी पहुंचेंगे। साथ ही अयोध्या में चल रहे विकास कार्यों की वो समीक्षा करते हुए भी नजर आने वाले हैं। और लगातार जिस तरीके से भक्तों का जन सैलाब देखने को मिल रहा है, उसके मद्देनजर भी आज एक महत्वपूर्ण बैठक होगी और राज्यवार किस तरीके से वीआईपी और वीवीआईपी गेस्ट आने वाले हैं, उनको लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं, इसको लेकर भी आज करीब से तैयारियां देखते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आने वाले हैं। तकरीबन 12 बजे का वो समय होगा जब रामनगरी अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे, अधिकारियों के साथ मुलाकात करेंगे, राम मंदिर पहुंचकर रामलला के दर्शन पूजन करेंगे। इसके साथ ही हनुमानगढ़ी में भी सीएम योगी आदित्यनाथ आज पूजन अर्चन करते हुए नजर आने वाले हैं। और प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही लगातार योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ अयोध्या दौरे पर जा रहे हैं, क्योंकि हर एक बढ़ते दिन के साथ भक्तों की जो भीड़ है वो देखने को मिल रही है। और इसी बीच अब योगी आदित्यनाथ लगातार दौरे पर है। उनका दौरा प्रस्तावित है आज तकरीबन 12 बजे का वो समय होगा जब योगी आदित्यनाथ रामनगरी अयोध्या पहुंचेंगे। तमाम उनके साथ अधिकारी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही आज एक बड़ी और अहम समीक्षा बैठक भी योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। तो देखिए, विकास कार्यों का जायजा लेते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे, क्योंकि लगातार अयोध्या के लिए कई सारे प्रोजेक्ट हैं जो पास किए जा चुके हैं। उन सारे प्रोजेक्ट पर कैसे काम हो रहा है, अयोध्या कैसे विकास के पथ पर आगे बढ़ रही है, आज इन्हीं तमाम चीजों का जायजा लेते हुए नजर आएंगे। धरातल पर तो जायजा लेंगे ही, लेकिन इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ आज अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे और बैठक के दौरान आगे अयोध्या को लेकर स्ट्रैटेजी क्या है, रणनीति क्या है, इस पर भी मंथन होगा। और 12 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचेंगे। प्रभु श्री राम के दरबार में एक बार फिर से अपनी हाजिरी दर्ज कराते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। इसके अलावा हनुमानगढ़ी भी पहुंचेंगे और ताबड़तोड़ सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा ये दर्शाता है कि वो अयोध्या को लेकर कितने मुस्तैद हैं। अयोध्या को लेकर उनकी बढ़ती सक्रियता बताती है कि वो अयोध्या के विकास को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं। लोगों की सुरक्षा व्यवस्था कितनी चुस्त दुरुस्त है, इसको लेकर भी आज काफी बड़ी और अहम बैठक होने वाली है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शक्ति इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शक्ति, देखिए, प्राण प्रतिष्ठा के बाद लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर पहुंच रहे हैं। आज भी जब 12 बजे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ रामनगरी पहुंचेंगे, क्या कुछ कार्यक्रम उनके प्रस्तावित हैं? जी, जिस तरीके से लगातार सीएम दौरा अयोध्या में हो रहा है और अगर हम बात करें कि दौरे की, तो वो लगातार राम भक्तों को लेकर के जागरूक हैं और राम भक्तों के लिए जब भव्य श्री राम जी का मंदिर बन के तैयार हो गया है अयोध्या में, इस तरीके से लाज़मी है कि सीएम का दौरा लगातार अयोध्या में होना ही है। क्योंकि भक्तों की जिस तरीके से राम भक्तों की भीड़ उमड़ी है अयोध्या में, प्रशासन को रोक पाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन अब सारी चीज़ें कंट्रोल हो गई है। व्यवस्थाओं को देखने के लिए सीएम योगी फिर से अयोध्या आज दौरे पे आ रहे हैं। 12 बजे वो लगभग अयोध्या पहुँचेंगे। उसके बाद में हनुमान जी के दर्शन करेंगे, उसके बाद में प्रभु श्री राम लला के दर्शन करेंगे वो। उसके बाद जो विकास कार्य हैं उसका जायज़ा लेंगे और जितने निर्माण कार्य हो रहे हैं उसका भी जायज़ा लेने के लिए आ रहे हैं और अधिकारियों से बैठ के मीटिंग करेंगे और जो 2024 के चुनाव की तैयारियां हैं उसको लेकर के भी आज वो बैठक करेंगे। बिल्कुल शक्ति, तो ताबड़तोड़ योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर पहुंच रहे हैं और अभी आपने जिक्र किया कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही लगातार श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है। अगर हम संख्या पर जाए तो तकरीबन हर दिन शक्ति अभी कितनी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं?
हेलो। जी शक्ति, आवाज आ रही है आपको मेरी? ठीक है, देखिए शक्ति, स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन कितनी संख्या में जो श्रद्धालु है वो हर दिन अभी भी अयोध्या पहुंच रहे हैं? अगर श्रद्धालुओं की संख्या की बात करें तो लगभग 1 लाख से ऊपर डेली का जो है आंकड़ा वो पार हो रहा है। और इतने श्रद्धालुओं को एक दिन में एक मंदिर में दर्शन कराना बहुत मुश्किल की बात है। क्योंकि जिस तरीके से भीड़ सामने से उमड़ती है और कंट्रोल नहीं हो पाती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए और व्यवस्थाओं को बनाने के लिए जिस तरीके से सीएम योगी लगातार खुद दौरे पर आ रहे हैं, ये पहला ऐसा राज्य होगा जहाँ पर जो सूबे के मुख्यमंत्री है वो खुद उस जगह पर जाए जहाँ पर भीड़ उमड़ी हो। उसको लेकर के जायजा लेने के लिए वो हमेशा अयोध्या के दौरे पर लगातार आ रहे हैं, क्योंकि 2024 का चुनाव अब सर पे है। कुछ ही दिन बाद में चुनाव भी होने वाले हैं। उसको लेकर के जो मैनिफेस्टो तैयार किया गया है, वीआईपी, वीवीआईपी जो भी अयोध्या आ रहे हैं, उनको लेकर के जो व्यवस्थाएँ हैं, किस तरीके से रहेंगी और लोगों को क्या दिखाया जाएगा, उसको जी लेकर के जो व्यवस्थाएँ हैं, उसको बनाने के लिए और आज बैठक करने के लिए भी अयोध्या में आ रहे हैं सीएम योगी। बिल्कुल, देखिए शक्ति, अभी आपने जिक्र किया वीआईपी और वीवीआईपी जो मेहमान अयोध्या लगातार पहुंच रहे हैं, लेकिन लगातार अपील ये की जा रही थी वीआईपी और वीवीआईपी मेहमानों से कि वो अभी कुछ दिन रुके, तकरीबन 1 महीने का इंतजार करें। लेकिन अब जब वीआईपी और वीवीआईपी मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला कहा जा रहा है शुरू हो गया है, तो उसको लेके क्या खास रणनीति जिला प्रशासन की तरफ से बनाई गई है? जी, उसी की व्यवस्थाओं को बनाने के लिए सीएम योगी का आज दौरा है। अ, जो आज का दौरा उनका है, मेन जो है उनका इसी कारण वो आ रहे हैं, क्योंकि जो वीआईपी, वीवीआईपी हैं, आम आदमी जो था, वो भीड़ में आके दर्शन कर ले रहा है। तो वीआईपीओं को लग रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने इतने दिन इंतज़ार किया, अब उनको इंतज़ार नहीं होता। तो उसी व्यवस्थाओं को बनाने के लिए अब सीएम योगी खुद आगे बढ़कर आ रहे हैं और आज जो है वो बड़ा प्लान तैयार करेंगे कि किस तरीके से जो वीआईपी और वीवीआईपी हैं उनके लिए एक अलग लेन बनाई जाए और उनको जो दर्शन की व्यवस्था है उसको भी सुचारू रूप से की जाए, क्योंकि जिस तरीके से अब चुनाव सर पर है और अब वीआईपी वीवीआईपी आने लाजमी है, क्योंकि भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है अयोध्या में। तो उसके लिए अब जो कार्य करना है उनको और जो चीजें दिखानी है उसको लेकर के आज जो बैठक करेंगे, तो आज अहम बैठक रहेगी इसको लेकर। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद शक्ति इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फिर से एनडीए में वापसी का भाजपा को यूपी में भी फायदा मिलेगा, इसकी अटकलें लगातार लगाई जा रही हैं। लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल के कुर्मी समेत अन्य पिछड़ी जातियों को साधने में पार्टी को मदद मिलेगी और भाजपा के सूत्रों का तो ये भी कहना है कि बिहार से जुड़े पूर्वांचल के इलाकों में कुर्मी जाति में नीतीश का भी प्रभाव है। इंडिया गठबंधन से यूपी में भाजपा के कुर्मी वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए नीतीश को पूर्वांचल की किसी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ाने की अटकलें थी, लेकिन अब इन अटकलों पर पूर्ण विराम लग चुका है, क्योंकि बीते दिनों की वो तस्वीरें भी सभी देश भर ने देखी थी जब नीतीश कुमार दोबारा से मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आए, सीएम पद की शपथ लेते हुए नजर आए और दोबारा वो एनडीए में शामिल हो चुके हैं। तो एनडीए से तो अब रिश्ता जोड़ चुके हैं नीतीश कुमार, लेकिन कहा जा रहा है कि एनडीए के साथ आने पर कुर्मी वोटर्स को साधने में बहुत ज्यादा फायदा अब जो बीजेपी है उसको मिलने वाला है, क्योंकि कुर्मी वोटर्स की अगर हम संख्या की बात करी जाए तो बिहार और यूपी में कुर्मी वोटर्स का भी प्रभाव अच्छा खासा है। और यही वजह है कि जब नीतीश कुमार एनडीए में थे तो भी कहा जा रहा था कि किसी एक सीट से यूपी की वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि कुर्मी वोटर्स को साधने की जो कवायद है उसको पूरी करते हुए नजर आएंगे नीतीश। लेकिन अब नीतीश एनडीए का हिस्सा बन चुके हैं और सीधे तौर पर माना जा रहा है कि जो नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के कद्दावर नेता हैं, बिहार की राजनीति में जिनका पद बहुत बड़ा है, अब वो जब एनडीए के साथ आ गए हैं तो सीधे तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका फायदा बीजेपी को मिलता हुआ नजर आने वाला है। लेकिन देखिए कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, ये तो अभी देखने वाली बात होगी जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। लेकिन अभी जो कयासों का बाजार है वो यही बताता है कि नीतीश कुमार के साथ आने से बीजेपी को बहुत फायदा मिलने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार एक ऐसे नेता है जो अति पिछड़ों की राजनीति करते हैं, पिछड़ों के कद्दावर नेता माने जाते हैं। और जब नीतीश कुमार दोबारा से अब भाजपा के साथ आ चुके हैं तो इन सभी जातियों का जो प्रभाव है, जो इन सभी जातियों का असर है और फायदा है, सीधे तौर पर कहा जाए तो वो बीजेपी को मिलता हुआ अब नजर आने वाला है।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिवाकर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। देखिए दिवाकर, बिहार के लिए तो आज एक नया दिन है, कहा जा सकता है, क्योंकि ये बिहार में नई सरकार है लेकिन सीएम वही पुराने हैं। अब इसको हम 2024 से जोड़ते हैं। 2024 में नीतीश कुमार का एनडीए के साथ आना किस तरीके से एनडीए को फायदा पहुंचाने वाला है? बिल्कुल देखिए, काफी ज्यादा फायदा जो है वो कहीं न कहीं एनडीए को पहुंचाने वाला है। काफी ज्यादा फायदा जो है वो भाजपा को पहुंचाने वाला है और काफी ज्यादा फायदा लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश को पहुंचाने वाला है जी। नीतीश कुमार के साथ ये गठबंधन। देखिए, इसको समझना टेक्निकल होगा क्योंकि हमेशा से उत्तर प्रदेश की सियासत जातीय समीकरणों पे आधारित रही है और बीजेपी की जो सियासत वो जाति के साथ साथ धार्मिक जो समीकरण उन पे आधारित रही। तो जाहिर बात है कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल जिला जो है, पूर्वांचल जो इलाका है उत्तर प्रदेश का, उसमें कई ऐसे जिले हैं जिन पे कहीं कहीं प्रभाव जो है वो नीतीश कुमार का है। क्योंकि आप अगर बात कर लीजिए बलिया की, आप बात कर लीजिए महाराजगंज की, आप बात कर लीजिए अन्य जो पूर्वांचल के जिले हैं जो बिहार से सटे हुए कुछ जिले हैं, वहां पे प्रभाव है नीतीश कुमार का। लेकिन दूसरी एक चीज और है, नीतीश कुमार जिस जाति से आते हैं उस जात के काफी ज्यादा यानी कुर्मी वोट जो है वो काफी ज्यादा है, पिछड़े वोट जो है वो काफी ज्यादा है और ऐसे कई क्षेत्र हैं जो इन वोटों के बाहुल्य में है। और जाहिर बात है कि अगर नीतीश कुमार प्रचार करने आएंगे वो वोट बैंक जो है वो बीजेपी को मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और समझनी होगी मुस्कान, कि नीतीश कुमार तो फायदेमंद साबित होंगे ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी के उत्तर प्रदेश में, लेकिन इसके साथ साथ विजय सिन्हा जिनको की डिप्टी सीएम बनाया गया वो भी काफी ज्यादा मुफीद जो है वो साबित होंगे उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए। बिल्कुल, देखिए दिवाकर, बीजेपी हर एक समीकरणों को साथ के ही अपनी आगे की रणनीति को तैयार करती है। ठीक ऐसी ही एक बार तस्वीर जो है पेश की गई है बिहार में, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार को साधने की कवायद लगातार कर रही थी बीजेपी, उसमें बीते दिनों बीजेपी कामयाब होती हुई नजर आ रही है। लेकिन जब भी नीतीश कुमार का जिक्र होता है तो देखिए दिवाकर, उनको लेकर ये कहा जाता है कि वो अति पिछड़ों और पिछड़ों की राजनीति करते हैं और साथ ही कुर्मी जो वोटर्स है उनमें भी अच्छा रसूख रखते हैं। अब अटकलें थी कि जब नीतीश कुमार इंडिया अलायंस में थे तो वो यूपी की किसी एक लोकसभा सीट से चुनावी हुंकार भर सकते थे। अब वो एनडीए अलायंस का हिस्सा है। क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि नीतीश कुमार दोबारा यूपी की किसी लोकसभा सीट से अपनी दावेदारी पेश करें? देखिए, फिलहाल ऐसी पॉसिबिलिटी जो है वो अब तो नहीं नजर आ रही, लेकिन जी। क्योंकि ये सियासत और सियासत में कब क्या हो जाए मुस्कान ये कहा नहीं जा सकता है। जिस तरीके से सियासत में परमानेंट दोस्त और परमानेंट दुश्मन नहीं होता, उसी तरीके से सियासत में ये भी नहीं होता है कि कौन किस सीट से लड़ेगा, नहीं लड़ेगा या फिर उसको लड़ाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल कल जो घटनाक्रम हुआ है, फिर से एनडीए के साथ आके नीतीश कुमार ने सीएम पद की शपथ ली, तो अब इस बात को कहीं कहीं दरकिनार ही कर देना चाहिए। जो उत्तर प्रदेश की किसी भी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे या बिहार की किसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे वो मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री रहेंगे। लोकसभा सीट से वो चुनाव तब लड़ते जब इंडिया गठबंधन होते और कहीं के पीएम बनने का ख्वाब जो है वो संजो रहे होते। अब नीतीश कुमार को ये पता है कि पीएम उनको बनना नहीं, पीएम आखिरकार नरेंद्र मोदी को ही बनना है चुनाव जीतने का, तो जाहिर बात लोकसभा चुनाव वो नहीं लड़ेंगे। हाँ, दूसरा इतना जरूर है कि वो यहाँ प्रचार करने जरूर आएंगे और प्रचार करने आएंगे तो जाहिर बात है कि अति पिछड़ा वोट और कुर्मी वोट जो है वो कहीं कहीं होगा। और सबसे बड़ी चीज ये है कि पूर्वांचल क्योंकि बिहार से जुड़ा है तो जाहिर सी बात है कि कहीं न कहीं उस नीतीश का वहां पे रसूख भी है, नीतीश का प्रभाव है। लेकिन हम बात कर रहे थे विजय सिन्हा की, उनकी भी बात करना मुस्कान जरूरी होगा क्योंकि विजय सिन्हा भूमिहार हैं और जाहिर बात है कि पूर्वांचल के कई ऐसे जिले हैं जो भूमिहार बाहुल है, यानी कि भूमिहार वोट जो है वो भारी तादाद में पूर्वांचल में है। तो जाहिर बात है कि विजय सिन्हा को भी जरूर प्रचार में लाया जाएगा लोकसभा चुनाव के, बीजेपी लाएगी पूर्वांचल में और कहीं के उसको डिप्टी सीएम बना के एक संदेश बीजेपी ने देने की कोशिश की है कि हम भूमिहारों को भी अपने साथ लेके चलेंगे, यानी कि चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो, कुर्मी हो, दलित हो, भूमिहार हो, कोई भी हो, सबको साथ बीजेपी लेके चलेगी। यानी कि जो बीजेपी नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस नारे को भी अमल करते हुए दिखाई बिल्कुल ठीक है। देखिए दिवाकर, आज बिहार की राजनीति जो है उसके कहा जा सकता है कि एक नए दिन की शुरुआत तो हो चुकी है और आज कहा जा रहा है कि पहले ही दिन बड़ी कैबिनेट की बैठक होने वाली है। ये कैबिनेट की बैठक कितनी महत्वपूर्ण है, क्या लगता है कैसे फैसले लिए जा सकते हैं? और बिल्कुल देखिए, ये कैबिनेट की बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी तक बिहार में जो सरकार थी वो एनडीए से अलग थी, यानी कि केंद्र की सरकार और बिहार राज्य की सरकार जो है वो अलग अलग दलों की थी। जाहिर सी बात है कि वो ऐसी तमाम योजनाएं, ऐसी तमाम कवायदे जो मोदी सरकार करना चाहती है
हो सकता है वो धरातल पे ठीक से ना उतरी हो, या हो सकता है उसमें राज्य सरकार को लड़ंगा डाले हो। लेकिन आज जो कैबिनेट की बैठक होगी वो इसलिए महत्वपूर्ण होगी क्योंकि उसमें ऐसे कई फैसले लिए जाएंगे जो कि केंद्र सरकार की योजनाओं के होंगे, और जाहिर बात है केंद्र सरकार की योजनाओं के फैसले अगर लिए जाएंगे तो वो धरातल पर उतरेंगे, तो इसका फायदा जो एनडीए को होगा। और यही बीजेपी जो है वो चाहेगी कि कहीं न कहीं ऐसे फैसले आज कैबिनेट में लिए जाए जिनसे जनता को एक मैसेज जाए कि देखिए एनडीए के साथ मिलकर सरकार जो है वो बनाई है नीतीश कुमार ने, तो देखो फैसले भी जनता के हित के लिए हो रहे हैं। इसलिए आप आज सबकी नजर जो है इस कैबिनेट में या फिर कैबिनेट की बैठक में होगी, लेकिन उन फैसलों पर जरूर नजर होगी कि आखिरकार नीतीश कुमार अगर बीजेपी के साथ मिले, एनडीए के साथ मिले हैं, तो अब किस तरीके के फैसले जो है जनता के लिए लिए जाएंगे कैबिनेट। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद दिवाकर इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। यूपी के मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद में आज का दिन बहुत बड़ा है। मस्जिद कमेटी ने ईदगाह मस्जिद के सर्वे की इजाजत देने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। वहीं इस विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होने वाली है। बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वेक्षण पर रोक लगाने का फैसला किया था, लेकिन आज उस मामले पर सुनवाई होगी और ये मामला एक बार फिर से बहुत बड़ा मामला बनता हुआ नजर आ रहा है और सुप्रीम कोर्ट में आज उस मामले की बड़ी सुनवाई होनी है। दरअसल आपको बताते चले कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वेक्षण का जो फैसला लिया था उस पर फिलहाल रोक लगाई गई है और आज इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। तो कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद अब लगातार सुर्खियों में है, जहां एक तरफ वाराणसी का ज्ञानवापी मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जो मथुरा का ये विवाद है ये भी अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वेक्षण पर जो रोक लगाने का फैसला लिया था, आज इस मामले पर सुनवाई होनी है। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी दलीलों को पेश करेंगे। हिंदू पक्ष अपनी दलीलें देगा, सुप्रीम कोर्ट अपनी अपनी दलीलें देगा, लेकिन आज सुनवाई होगी और सुनवाई के बाद क्या कुछ महत्वपूर्ण होगा यह देखना बहुत दिलचस्प होगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राजेश इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश, देखिए एक महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दा है जो कि अब जोर शोर से उठ रहा है और कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह का ये पूरा मामला है और सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वेक्षण पर जो रोक लगाने का फैसला लिया था, आज उस मामले पर अहम और गंभीर सुनवाई होनी है। सुनवाई कितने बजे से शुरू होगी और इस दौरान कोर्ट रूम के अंदर कौन कौन मौजूद रहेगा? राजेश जी मुस्कान, अगर बात की जाए शाही मस्जिद की, तो जाहिर सी बात है बिल्कुल ये मामला अब गंभीर होते चला जा रहा है और इस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया था, लेकिन उसके बाद जो शाही मस्जिद की जो कमेटी है वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसको लेकर आज सुनवाई होनी है और अभी 11 बजे के बाद ये सुनवाई शुरू हो जाएगी और सुनवाई में जो वहाँ पे मौजूद रहेंगे वो शाही मस्जिद की जो कमेटी बनी है इसके जो ईदगाह के इमाम और उसके जो कमेटी के मेंबर हैं वो लोग वहाँ सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहेंगे और अब ये तो देखने वाली बात होगी कि अब मामला क्या आता है, सुप्रीम कोर्ट इसे पुनः आदेश करती है या रोक लगाती है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, देखिए राजेश, आज की जो सुनवाई है ये बहुत महत्वपूर्ण तो है, लेकिन एक बार हमारे दर्शकों तक ये पहुंचाइए कि अभी तक इस पूरे मामले पर क्या कुछ कोर्ट की तरफ से कहा गया है और अभी तक क्या कुछ फैसले लिए गए हैं। मुस्कान, अभी कोर्ट ने हाई कोर्ट ने इस पे तो रोक लगा दिया था, लेकिन अब उसी को सर्वेक्षण जो करने पर आदेश दिया था, उसी आदेश को लेकर शाही मस्जिद की जो कमेटी है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। तो जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट इससे क्या फैसला लेता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि सुप्रीम कोर्ट इसे क्या फैसला दे रहा है, इस पर रोक लगाता है या यथास्थिति कायम रखेगा। लेकिन देखिए राजेश, अगर सर्वे हो जाता है, सर्वेक्षण हो जाता है, तो जो तथ्य है, जो सच है वो निकल के सामने आएगा। ऐसे में मुस्लिम पक्ष लगातार आपत्ति क्यों जताता है? हर एक फैसले पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से एक आपत्ति दायर कर दी जाती है। मुस्कान, अगर देखा जाए तो अभी कुछ दिन पहले जैसे अयोध्या में राम जन्मभूमि का मामला था, उसमें भी मस्जिद कहीं न कहीं लगातार विपक्ष को घेरते हुए और वहाँ पे राम मंदिर को लेकर बार बार उसमें हस्तक्षेप कर रही थी। यहाँ तक हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया कि वहाँ पे राम मंदिर बनेगा। उसी को लेकर उसी तरह से सेम यहाँ मथुरा में भी वही हाल है और वाराणसी ज्ञानवापी में भी वही हाल है। तो मुझे लगता है कि
सुप्रीम कोर्ट जो है वो मंदिर के पक्ष में फैसला, जहां तक उम्मीद है कि मंदिर के पक्ष में एक फैसला है, ये गया सुप्रीम कोर्ट वहां पे। लेकिन देखिए राजेश, फैसला तो तब आएगा ना जब सर्वेक्षण होगा, जब पता चलेगा क्या के परिसर के अंदर क्या कुछ मौजूद है। ऐसे में मुस्लिम पक्ष लगातार सर्वेक्षण को रोकने की मांग क्यों कर रहा है? मुस्लिम पक्ष का क्या कहना है इस पूरे बातों पर? जी, मुस्कान जो मुस्लिम पक्ष है सर्वेक्षण को लेकर इसलिए रोकथाम लगा रहा है, इसलिए वो बार बार कोर्ट में जा रहा है कि इसका सर्वे ना किया जाए, जब वो सच्चाई से, जो सच्चाई है उस चीज को दबाने के लिए। लेकिन कहते हैं कि सच्चाई कब तक छुप सकती है, जब अगर जो कृष्ण मंदिर है उसकी तरफ से बार बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मामला जा रहा है, तो जाहिर सी बात है एक न एक दिन फैसला आकर रहेगा। जैसे अयोध्या में राम मंदिर के लिए आया है, उसी तरह से बिल्कुल कृष्ण जन्मभूमि का भी ये मुद्दा बिल्कुल मुझे लगता है कि कृष्ण जन्मभूमि के पक्ष में ही मुद्दा सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल ठीक है। धन्यवाद राजेश इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।